वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब अशरफी एकेडमी से आपके सामने साइंस वंस के फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन को मैं लेके आया हूँ, ताकि आप घर बैठे बैठे इसे देखें, इस वीडियो को देखें और इसे समझें, और ना समझें तो इसको बार बार रिवाइंड करके देखें। ओके, क्योंकि ये साइंस है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छे से समझता है। ओके, तो आप लोग समझते होंगे व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब, ग्रेविटी जैसे नाम आता है वैसे एक इंसान का नाम याद आता है, क्या? न्यूटन चाचा। अपने जो न्यूटन, बहुत लोग सुने होंगे, तुम लोग 9th में सुने होंगे, 8th में सुने होंगे। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटी वर्ड है, जो ग्रेविटी अपने जो वर्ल्ड में है, उसे इन्वेंट किया था। वो ग्रेविटी पहले से है लेकिन उसने उस चीज़ को सामने लाया। तो ग्रेविटी मतलब होता क्या है? हम लोग अभी ज़मीन पे खड़े हैं, अपने अर्थ पे खड़े हैं, सब चीज़ें अर्थ पे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, तो एक छोटा सा स्टोरी था। न्यूटन से सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ये स्टोरी आप 8th स्टैंडर्ड में भी सुने होंगे। तो उसके सर पे एक सेब गिरा। तो सेब गिरने की वजह से उसने क्या सोचा कि सेब नीचे गिरा, वो नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि सेब वर्टिकली नीचे, एकदम स्ट्रेट नीचे गिरा, ना कि कोई एंगल से। ये जो पेड़ था ऊपर, उससे सेब डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिरा, ना कि कोई एंगल से। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो ग्रेविटी है वो किसके अंदर है? अर्थ पे। और अर्थ में भी कहाँ पे है? अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे। बिकॉज ऑफ, तुम कोई भी चीज अगर ऊपर से फेंकोगे तो वो एंगल से नहीं गिरेगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। ओके, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटी, ये मैं तो दिखा दिया। अभी ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम, अपने जो सोलार सिस्टम में जो पूरे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, वो सब किससे अट्रैक्टेड हैं? सन से। तो इन आर ऑल यूनिवर्स सबसे ज़्यादा ग्रेविटी सन के पास है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किसके पास है? सन के पास है। अभी तुम लोग सुनोगे कि सबसे प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सन। और सन से सब आपस में अट्रैक्ट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या है? ये एक तरीके का फोर्स है जो दो बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करता है। ओके, तो जो अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो अर्थ है अपने एक्सेस पे क्या हो रहा है? गोल गोल रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा अपनी जगह पे क्यों है? बिकॉज ऑफ वो सन के रेंज में है। अगर वो सन के रेंज में नहीं रहेगा तो हम लोग का अर्थ कहीं भी रोटेट करता रहेगा, अपने एक्सिस पे नहीं रहेगा। अपने एक्सिस पे इस वजह से है बिकॉज ऑफ वो किससे अट्रैक्टेड है? सन से। बिकॉज ऑफ सन हैव मोस्ट पावरफुल ग्रेविटी। ओके, सिंपल। Okay, now next topic in our gravitation chapter, centripetal force. Now what is mean by centripetal force? कभी सुने नहीं होंगे, फर्स्ट है तुम्हारे सामने। ये आगे तुम 11th साइंस 12th साइंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, a force which is exerted due to circular motion. What is mean by circular motion? Suppose to be, मैं एक धागा लिया, धागे के नेक्स्ट एंड पे मैंने एक पत्थर बांध दिया, और उस धागे को पकड़ के मैं क्या करूंगा? गोल गोल घुमाऊंगा। तो कैसा शक्ल बनेगा? कुछ सर्कल की तरह फिगर बनेगा। और ये तुम्हारा क्या है? पत्थर है। ये ऐसा सा तुम यहाँ पे प्रेजेंट हो, सेंटर हो, तुम क्या हो जाओगे उस टाइम? तुम सेंटर बन जाओगे। और ये तुम्हारा पत्थर है, वो क्या रहेगा? गोल गोल घूमते रहेगा। और ये क्या रहेगा? तुम्हारा धागा रहेगा, जो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। सिंपल। अभी ये क्या हो रहा है? घूम रहा है, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो कुछ फोर्स ऐसे लगता है। सिंपल, इसको FCP बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जैसे मैं इस धागे को छोड़ूंगा तो तुम्हारा जो पत्थर रहेगा वो तुम्हारे पास आएगा, एक तुमसे दूर जाएगा। ऑब्वियसली अगर तुम धागा ऐसे घुमाते रहोगे और जो पत्थर रहेगा वो क्या हो जाएगा? तुमसे दूर जाएगा। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तुमसे दूर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। सेंटर की तरफ फोर्स लगा मतलब पत्थर कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और सेंटर से दूर फोर्स लगा तो पत्थर कहाँ आएगा? अंदर आएगा। सिंपल। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है एंड फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, कभी भी दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होता है। सिंपल। ओके,
मैं भी आपको एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करना चाहिए, एक सर्कल। उसका मूवमेंट क्या परफॉर्म करना चाहिए, एक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बताया था कि वो जो तुम्हारा पत्थर था वो क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था, बिकॉज ऑफ तुम उसके अंदर डोर बांधे थे और वो डोर का जो नेक्स्ट एंड था वो तुम्हारे हाथ में था और तुम उसे गोल गोल घुमा रहे थे, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा था, वो पत्थर तुम्हारा सर्कल। सिंपल। एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, सेंटर की तरफ। सिंपल। ओके। वो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, सेंटर की तरफ। जो मैं नेक्स्ट पिछले में बताया कि कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन भी वही कह रहा है, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आई वहां पे तुम्हारा जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो कहां पे रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा। ओके। लेकिन तुम्हारा जो अभी नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे इस टॉपिक में नहीं है, तुम्हारे जो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में आएगा। इसका जस्ट दूसरा भाई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका डायरेक्शन सब कुछ सेम, बस इसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन तुम्हारे नोट्स में नहीं है ये चीज, तो हम लोग नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं। बस मैं फॉर तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि नेक्स्ट एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेम होता है, वो भी सेम डायरेक्शन परफॉर्म करता है, बट इसका जो डायरेक्शन होता है सेंटर का वो क्या होता है, टुवर्ड्स नहीं होता है, बट ये टुवर्ड्स हटा के क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से दूर जाता है। ओके, सिंपल। ओके, तो हम लोग कैप्लस फर्स्ट लॉ देखते हैं, ये क्या बोलता है। तो कैप्लस फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। तो कोई भी ऑर्बिट, प्लैनेट ऑर्बिट के अंदर क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो जो ऑर्बिट होता है जिसमें जो सन क्या है मेन, जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, वो कहाँ पे है, फोकस पे प्रेजेंट है। और जो तो तुम्हारे प्लैनेट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, एट द ऑर्बिट। तो हर तो ऑर्बिट प्लैनेट का क्या होता है, इलिप्स का, इलिप्स शेप होता है, जो अंडे के शेप का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स। सिंपल। और नेक्स्ट क्या बोला, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एवरी ऑर्बिट ऑफ एन planet is an ellipse shape with the sun present at the foci। समझा आपको, जो तुम्हारा जो ऑर्बिट है वो कौन से शेप का है, इलिप्स, और सन कहाँ पे प्रेजेंट है, फोकस पे। ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ। ओके ओके, हम लोग फर्स्ट लॉ देख लिए, अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ जिसको हम लोग दूसरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं एरियल लॉ, मतलब लॉज ऑफ एरिया। ओके, मतलब इस लॉ में हम लोग जो भी बात करेंगे वो एरिया पे डिपेंडेंट बात करेंगे। ओके, सिंपल। तो कैप्लर सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। ध्यान से सुनना, द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब प्लैनेट से सन के बीच में जो लाइन है, सिंपल समझ रहा है, द लाइन प्लैनेट टू द सन, ये जो लाइन दिख रही है तुमको, ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर लाइन को सन तक पहुंचने में सेम एरिया लगेगा, सेम टाइम में। समझा ये, बिकॉज ऑफ ये इलिप्स की एक खुसूसियत है कि कोई भी लाइन यहाँ से जहां से पास होगी उसके फोकस से, सबका एरिया सेम रहेगा और सबको सन तक पहुंचने के लिए टाइम सेम लगेगा। ओके, डेफिनेशन की चिंता मत करो, आपको कफील सर नोट्स देंगे, उसमें सब डेफिनेशन है। ओके, बस यहाँ पे जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो। बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके पूछो, कमेंट में पूछो, जो पूछना है पूछो, लेकिन डाउट क्लियर करो। मैं मानता हूँ कि तुमको अच्छे से समझेगा नहीं, अगर मैं 100% गेन कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ बैठे होते तो शायद 80 to 90% समझ जाते, लेकिन अब लॉकडाउन है, हर जगह पे सबको मुसीबत है, कोई यहाँ आ नहीं सकता है, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% तो नॉलेज गेन कर ही सकते हैं। सिंपल। ओके,
ओके, अभी भी हम लोग देखें कैप्लर्स सेकंड लॉ, और हम लोग आते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ वेरी इजी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत इजी है, बस देख के हम लोग को बोलना कुछ नहीं। थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो कैपिटल टी है वो तुम्हारा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आगे क्या होगा, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो क्या बोला, द स्क्वायर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टी, टी का स्क्वायर, तो वही बोला द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन प्लैनेट का कैसा होना चाहिए, अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो ये डिस्टेंस है प्लैनेट से लेके सन का, जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब। ये जो आर क्या है यहाँ नीचे लिखा हुआ है, टी क्या है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और ये तुम्हारा आर क्या है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सिंपल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, बस तुमको बस समझना है और याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है। सिंपल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनली साइन हटा तो एग्जैक्ट कांस्टेंट लगता है के, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। आर क्यूब को नीचे भेज दो, के एज इट इज, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये है तुम्हारा कैप्लर्स थर्ड लॉ। यहाँ पे तुम्हारा कैप्लर्स का जो भी लॉ था, तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो कैसा होता है, इलिप्स होता है, और सन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोकस पे। सेकंड लॉ क्या था, एरियल लॉ। जो सेकंड लॉ हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल लॉ। किस पे डिपेंड है, एरिया पे। जो लाइन है प्लैनेट से लेके सन का, जो सब लाइन है वो क्या होता है, सबका एरिया सेम होता है, और सबका जो टाइम इंटरवल होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, बिकॉज ऑफ वो इलिप्स की एक खुसूसियत है। सिंपल। नाउ थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या है, जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सिंपल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था तो के लगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इनटू आर क्यूब, के एज इट इज, आर क्यूब को नीचे भेजो तो k is equal to t square upon r cube. Simple. Okay. Okay. Now next heading, last heading in this chapter, Newton's universal gravitation law. जो न्यूटन्स ने जो लॉ दिया हम लोग उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो न्यूटन्स ने क्या बोला, द एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन क्या बोलता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिंपल, विथ अ डेफिनेट फोर्स। कोई एक फोर्स के साथ, कोई भी एक, अगर तुम एक चिंबुक को लाओगे दूसरे चिंबुक को लाओगे, दूसरे मैग्नेट को लाओगे तो आपस में रखोगे, क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और पोल अगर तुम उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिपल करेगा। मतलब बीच में क्या लगता है, एक टाइप का फोर्स लगता है। तो वही बोला कि the object attract other object with a definite force। कुछ फोर्स से वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, the force of attraction। समझ रहा बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ही होना चाहिए, नॉट अ रिपल्शन। सिंपल, मेरी बात समझ रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज मीन बाय मास, तुम पढ़ चुके हो 7th 8th 9th हर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो मास क्या है। ओके, सिंपल। तो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हम लोग इसको बोल देते हैं r। सिंपल, ये दो बॉडी है, एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास क्या है m2, एंड इसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल दिया, स्मॉल r। सिंपल। तो वो बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मासेस मतलब इसका मास और इसका मास, m1 into m2। सिंपल। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। समझा मेरी बात। फर्स्ट, ये दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या था,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो फोर्स है अट्रैक्शन, जो बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है फोर्स, वो फोर्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। सिंपल। नेक्स्ट क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन, सेम यही फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर, उसका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। डिस्टेंस क्या है, आर, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिंपल, इतना समझा। ओके ओके, अभी हम लोग क्या देखे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों फोर्स को मैं क्या करूंगा, एक बार लिखता हूं, दोनों को ज्वाइन किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ना समझा डेफिनेशन। अभी मैं तुमको बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बस इतना ही, और कुछ नहीं, सिंपल। तो दोनों को मैं ज्वाइन किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी तुमको पता है ये प्रोपोर्शनली साइन है, इस ये हटता है तो फिर क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। द कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इतना समझा। F is which is equal to capital G into m1 m2 upon r square। F क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तुमको पता है। m1 क्या है, मास, फर्स्ट बॉडी का मास है। m2 क्या है, सेकंड बॉडी का मास है। स्मॉल r क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, तो इस G की भी कुछ वैल्यू है। G which is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिंपल। G की वैल्यू क्या है, 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये सब आगे 12th में हर एक चीज यहाँ पे, बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता दिया है। ये सब डीपली आप पढ़ोगे आगे। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ से आया, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट्स का जो एक बेसिक्स लेक्चर लूंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा कि यूनिट, हर फॉर्मूले में यूनिट कैसे लगता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सिंपल। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11। सिंपल। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आई, F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G एज इट इज, F एज इट इज, ये R नीचे था ऊपर जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, m1 इंटू m2। सिंपल। ओके, ये आ गई तुम्हारी G की वैल्यू। ओके, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ से है, मैं अभी जस्ट शॉर्टली बता देता हूँ। जी का यूनिट है G एज इट इज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, फोर्स जैसे हम लोग, यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज तेल लाने जा रहे हैं तो उसको किलो में नहीं लाएंगे ना, तेल को हम लोग लीटर में लाएंगे, तो उसका यूनिट है। कांदा लाने जा रहे हैं तो कांदा लीटर में नहीं लेंगे, उसको किस में लेंगे, केजी में लेंगे, उसका यूनिट है। कोई चीज को हम लोग नाप रहे हैं तो उसको इतना लीटर है वो नहीं नापेंगे, उसको हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे, तो उसका एक यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और ये जो आर है, आर क्या है, डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस किस में नापते हैं, ऑब्वियसली मीटर में। तो ये न्यूटन मीटर, लेकिन आर पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। सिंपल। ये अपॉन m1 मास, मास को हम लोग किस में नापते हैं, ऑब्वियसली किसी बॉडी का मास उसको किस में नापेंगे, केजी में। तो केजी, ये भी मास है तो ये भी केजी। सिंपल। तो G न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, सिंपल। तो ये जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सेम एज इट इज है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे है, नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। ओके, यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। प्लीज ये लेक्चर्स को, जो मैंने लेक्चर लिया है, 3 टॉपिक पे लेक्चर लिया है, ग्रेविटी क्या है क्या नहीं है तुमको बताया, स्टोरी क्या थी सर आइजैक न्यूटन की उसको भी बताया। नेक्स्ट मैंने कैप्लर्स लॉ इस्तेमाल किया, कैप्लर्स के 3 लॉ, तीनों का एक्सप्लेन किया। नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या नहीं समझा क्या नहीं समझा, और बार बार इसको रिवाइंड करके देखो। सिंपल, कैप्लर्स के तीनों लॉ एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट तुम्हारा न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसको मैंने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन अच्छे से देखो। सर तुमको पीडीएफ सेंड करेंगे, उसमें भी डेफिनेशन अच्छे से लिखा हुआ है, उसको देखो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, मेन चीज़ क्या होता है, तुम डेफिनेशन भी देख के याद कर सकते हो, सब कुछ याद कर सकते हो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, केयरफुल। थैंक यू, बाय बाय।